आज हमारे साथ में गुजरात से आए हुए एमएलए जिग्नेश मेवानी जी हमारे साथ में हैं। तो हम लोगों ने एक इनसे युवा के बारे में चर्चा करने के लिए संवाद रखा है, तो इसका नाम है युवा संवाद। इसका हम कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। सर वेलकम सर, कि आप आए और युवाओं के अब आप जो बोलेंगे तो उससे युवा प्रेरित होकर राजनीति में आने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन अजय जी को देता हूँ माइक, वो सर से पूछें और बताएं और कि कैसे क्या कर सकते हैं आगे। मेरा पहला जो सवाल आपसे है वो कहें कि जो राजनीति चली आज़ादी के दौर के अंदर, उसके अंदर जो पिछड़ा तबका था उसके ऊपर काफ़ी सारी कुरीतियों को मिटाने के प्रयास किए गए और उसमें हम सफल भी हुए, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और इस प्रकार के जो लगते राज्य थे उनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में 1947 के बाद में जब आम चुनाव हुए और उससे लेकर अब तक का सफ़र आप क्या देखते हैं कि उसमें किस तरीके से परिवर्तन आए हैं और उसके अंदर क्या किस तरह की स्थितियां बनती आ रही हैं कि वापस से हमें एक आज़ादी की लड़ाई या इस प्रकार से इन तबकों की आवाज़ उठाने की पुनः क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ज़रूरत तो इसलिए पड़ रही है कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सी गुलामियां बाकी है। बहुत से लोगों के सवाल हैं। 18-20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर आज भी शेल्टर नहीं है। तो हम लोग इसलिए सार्वजनिक जीवन में हैं, इसलिए राजनीति में हैं कि हमारे प्रयासों से उनके सर पर छत कैसे आए। आज भी लाखों करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही है। लाखों करोड़ों मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। भारत के हर तीसरे चौथे गांव में आपको छुआछूत मिलेगी। आज भी सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना चालू है। आज भी किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार लोगों की आत्महत्याएं चालू है। तो ये जो भी सवाल है, इन सवालों को हमें निपटाना है, इन सवालों को रिजोल्व करना है, इन समस्याओं का समाधान करना है और अंततोगत एक ऐसे समाज का, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहाँ सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आत्मसम्मान मिले, रोजगार मिले। रोजगार जिस जगह पे मिल रहा है वहाँ अच्छे वेजेस मिले और वहाँ उनको आत्मसम्मान भी मिलना चाहिए। तो ये जो भी बाकी सवाल है आपका, हमारा जो भी सार्वजनिक जीवन में है, हम सभी का कर्तव्य बनता है, विशेष तौर पे युवा साथियों का। विशेष तौर पे युवा के इसलिए कि कुछ परिवर्तन की, बदलाव की जो भूख होती है वो सबसे ज्यादा युवा में होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25, 30, 35 साल के बदन में कुछ बुजुर्ग भी बसते हैं और कुछ 60, 70, 80 साल के लोग बड़े नौजवान भी होते हैं। हमारे गुजरात में एक गांधीयन एक्टिविस्ट चुनी भाई वहीद हो गए, हम लोग चुनी काका कहते थे। मैंने उनको अपनी आंखों से 90-95 साल की एज तक डिटेन होते हुए देखा है। मैं उनके साथ प्रोटेस्ट में डिटेन हुआ हूं। अब इससे ज्यादा तो तरोताजा युवा कौन होगा, राइट? और 25, 30, 35 साल के हो, जिम जा रहे हो, डोले शोले बना रहे हो, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने की तैयार नहीं है, अब कुछ बदलाव के लिए खड़े नहीं है। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत से लोग जीवन जीते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो। लेकिन सच्चा युवक, भगत सिंह का एक निबंध है कि युवक कौन है। युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतलों का नशा छाता है, सारी शक्तियां सहस्त्र धाराओं कर फूट पड़ती है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही विकल्प है। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है। तो हमारे ऊपर वो निर्भर है कि हम कैसा युवक बनना चाहते हैं। तो युवा तो वही है जो बदलाव के लिए खड़ा हो और जो परिवर्तन की, जिसके अंदर एक भूख हो और वो उसके लिए संघर्ष करने को, दिक्कतें झेलने को, लाठी खाने को, मुकदमे झेलने को, जेल जाने को तैयार हो, उसी को युवक कहते हैं। और इस दौर में मैं आपके सवाल के जवाब में थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, लेकिन इस फांसीवाद के दौर में जहां आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे लोकतंत्र, संविधान, कौमी एकता को, हमारे फैब्रिक को, इंडिया की ट्रेडिशंस को, आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेचैन है। हर कीमत पर वो अपने आइडिया ऑफ इंडिया को, स्वतंत्रता के आंदोलन की भावना को खत्म करना चाहते हैं। इस दौर में यदि आप आरएसएस, मोदी और भाजपा की सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े, इस दौर में यदि मोदी की पुलिस की एक लाठी आपके बदन पर नहीं पड़ी, इस दौर पे आप जेल में कुछ दिन नहीं रहे, तो आपकी जवानी धूल में गई,
आपकी जवानी का कोई मतलब नहीं। तो लड़ना तो पड़ेगा, इंकलाब तो करना पड़ेगा। अब हमारे बीच में दिल्ली से आए हुए निखिल जैन जी हैं, जो एक वकील भी हैं, और वो बताएंगे कि वकीलों की क्या भूमिका होती है, और सर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो निखिल जी। सर, आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे हम देखते थे कि ज़्यादातर तो नहीं पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे और जो मोर्चे लीड करते थे वो वकील थे। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो शायद इतने एक्टिव नहीं है वकील पॉलिटिक्स में, जितने वकील मैं पहले आज़ादी के टाइम पे देखता था या फिर इवन आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, उतने नहीं है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वकील पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं, बट दे आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। दे वांट टू बी अलाइंड टू अ पार्टी, वेदर बीजेपी है या कांग्रेस है, जहां से लाभ मिल पाए। दैट कैन ऑल्सो बी देयर, बट एट अ स्मॉलर लेवल ऑल्सो, ये पैनल मिले, ये गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंटमेंट हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि वकील जो हमेशा एक इम्पोर्टेंट बेस रहे हैं पॉलिटिशियंस के लिए, वो आज एक्टिव पॉलिटिक्स में लीडर्स बनने में इतना आगे क्यों नहीं है? मैं खुद भी वकील हूँ और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा जेन्युइनली एक मुश्किल काम इसलिए भी है कि यदि मैं एक ऑर्डिनरी किस्म का लॉयर बनूं जिसका लोगों के जीवन पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉट एक्साइटिंग मी एज अ लॉयर। और यदि मैं पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर बन रहा हूँ या ह्यूमन राइट्स के केसेस लड़ रहा हूँ, तो मुझे कॉम्पिटेंट इतना बनना है कि कोई सीनियर काउंसिल हो और 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, वो जितना कॉम्पिटेंट है, यदि मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं तो फिर मेरी कंसर्न कितनी भी है मजदूरों के लिए, उनको शायद मैं न्यूनतम वेतन नहीं दिलवा पाऊंगा। कस्टोडियल टॉर्चर में किसी को मार दिया और किसी एसपी को मुझे गिरफ्तार करवाना है, उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज करवाना है, तो उसके लिए एक वो एफिशिएंसी, वो टैलेंट, वो प्रतिभा, वो कॉम्पिटेंसी भी चाहिए। तो ज़्यादातर लॉयर्स की एक जेन्युइन कंसर्न, इनकी एक दिक्कत ये भी रहती है कि फुल टाइम अपने जीवन को वहाँ आप डेडिकेट करते हो, तो फिर जनता के बीच में रहना और जन आंदोलन खड़े करना और मास मूवमेंट क्रिएट करना, मास मूवमेंट का हिस्सा बनना, उसके लिए वक्त नहीं रहता। अब सरदार पटेल साहब, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब ये कर पाते थे, लेकिन वो लोग भी अलग थे, वो प्रतिभाएं भी अलग थी। और न केवल वकीलों के लिए, आप देखिए कि नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, ये जो स्टॉलवर्ट्स हम लोगों ने पैदा किए, उसके बाद की पीढ़ी में देखें तो जेपी, राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन किए, लेकिन स्टॉलवर्ट्स थे अपने अपने दौर के, हमें उनको याद करना चाहिए। तो उस स्ट्रेचर के, उस प्रोफाइल के, उस कद के नेता भी आपको नहीं दिखेंगे, राइट? तो वो जो जनसंपर्क, लोगों से कनेक्ट था, वो भी खो दिया है, और वो बौद्धिक कसरत भी नहीं रही। ये सारे लोग इतना लिखते थे, हम उतना पढ़ नहीं पाते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आप वॉल्यूम्स देखिए, गांधी जी ने भी इतना लिखा है, भगत सिंह ने भी बहुत छोटी सी उम्र उनकी रही, 23 साल की उम्र पे फांसी के तख्ते पर झूल गए, लेकिन उनकी जेब में किताब अवश्य रहती थी। फांसी उनको फांसी की जो सजा दी, उसके कुछ चंद घंटों पहले तक, आखिरी मोमेंट तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो वो जो रीडिंग की जो भूख थी, एक इंटेलेक्चुअल आपकी जो वो भूख होनी चाहिए, वो और जनसंपर्क, दोनों की कमी एक कारण हम लोग इस दौर में उस प्रकार के स्टॉलवर्ट्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जी। अब साथियों, हमारे बीच में बुजुर्ग तो हम नहीं कहेंगे, वो हमारे ही साथी हैं, तो अब हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का भी साथ युवाओं को जरूर चाहिए। तो अब सर आप कुछ पूछें। आपने ऐसे कह के बुजुर्ग बोल ही दिया। सर, वैसे तो आपने युवाओं के लिए काफ़ी दिशा निर्देश कल भी अपने उसमें दिए थे, आज भी आपने भी काफ़ी कुछ कहा है। मैं एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कहते हैं युवा हमारे देश का कल का भविष्य है। आज वो कल का भविष्य आज के भविष्य के लिए अंधकार में है, चारों तरफ हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है अभी, कोई किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई किसी को राह नहीं मिल रही, क्या करे, वो खुद अंधकार में है। और उसका स्पेसिफिक जो एक मोस्ट नेगेटिव रीज़न है,
वो है हिंदू मुस्लिम का जहर उनके दिमाग में भर दिया गया है, जिसकी वजह से मोस्टली युवा उस हिंदू मुस्लिम के जहर से भटक रहे हैं। उनको आप क्या दिशा निर्देश देंगे कि वो उससे निकल के बाहर आएँ और ट्रैक पर आएँ? ये आरएसएस और भाजपा के आईटी सेल, सोशल मीडिया के लोगों और मोदी साहब और उनकी जो राजनीति है वो बहुत साफ तौर पे घृणा की, नफरत की, जहर फैलाने की राजनीति है। बावजूद उसके इस देश का युवा बहुत ज्यादा भटक गया हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो कट्टरपंथी सोच वाले आरएसएस टाइप का युवा है वो बहुत लिमिटेड है। आप इलेक्टोरल डेटा एनालाइज करिए तो पता चलता है कि आज भी इतने प्रोपेगेंडा, इतना पैसा, इतनी शराब, इतना झूठ और इतना कम्युनल लहर खड़े करने की, कम्युनल फ्रेंजी क्रिएट करने की कोशिश, इन सब के बावजूद 100 में से 68 लोग वो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। बाकी का जो 32% बीजेपी को वोट करता है उसका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस बार अपनी ओर आ जाएंगे, राइट। ऐसे भी हम लोगों ने तो मोहम्मद की दुकान खोली है तो अपना सामान भी बिकने वाला है। और तो युवा वर्ग का, युवकों का, युवतियों का एक तबका ऐसा है जो बीजेपी की ओर इंक्लाइन हुआ है, लेकिन बहुत नफरती नहीं है। कुछ आईटी सेल के लोग हमारे ट्विटर पर कमेंट करते हैं, उसके कारण थोड़ा जहर बहुत ज़्यादा लगता है। तो केवल युवा को मैं उसमें ब्लेम नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है और बेरोजगारी का सवाल है, लेकिन बेरोजगारी के सवाल के साथ साथ क्या वो बोल पाएंगे, क्या उतना लोकतंत्र बचेगा, ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने सवाल है। आज जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ने स्टेट के सारे ऑर्गन पर जो हमला बोला है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, हर एक हथकंडे अपनाकर जो भी युवक है, जो भी युवतियां है, जो भी लड़ने वाली आवाज है, जो भी आंदोलनकारी लोग हैं, या मेन स्ट्रीम पार्टी के बड़े नेता है, सबको ये लोग कुचलना चाहते हैं। तो बेरोजगारी का सवाल तो है ही, लेकिन साथ साथ ये लड़ाई वो लड़ पाएंगे कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि केवल मुझे रोजगार मिल जाए, इतना एक सेल्फ सेंट्रिक एजेंडा भी युवा का नहीं होना चाहिए, किसी भी यूथ का, राइट। उसके साथ साथ हमारे अगल बगल में, हमारे समाज में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उससे भी हमारा सरोकार होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आप तमाम साथियों को, आपके जैसे युवक को भी, और जो भी दर्शक देखने वाले उन सभी को एक अपील करूंगा कि आप भगत सिंह को पढ़िए। और 23 साल की उम्र में वो क्या था, वो क्या ललक थी, वो आदमी फांसी के तख्ते पर झूल गया। तो उसके जीवन, उनके कार्यों, उनकी फिलोसॉफी, उनकी विचारधाराएं, उनकी जेल डायरी, उनके दस्तावेज पढ़ने से आज जो चल रहा है उसमें से रास्ता कैसे निकाले, उसकी कुछ हिंट भी आपको मिलेंगे। तो वो भी मैं रेकमेंड करूंगा। और लड़ना चाहिए, युवकों को बेरोजगारी के सवाल पर भी लड़ना चाहिए। लेकिन कोई आपके हाथ में तलवार और त्रिशूल बांट रहा है तो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। हमें कलम और किताब चाहिए, तलवार और त्रिशूल नहीं चाहिए, राइट। हमारी एक साझी विरासत है, इंडिया की ब्यूटी उसकी डाइवर्सिटी में है। तो ये लोग सब एक ही रंग से सब रंगना चाहते हैं, भाई काला भी हो, भगवा भी हो, हरा भी हो, नीला भी हो, पीला भी हो, सफ़ेद भी हो, सब रंग चाहिए, राइट। मुझे लगता है ये आरएसएस वाले को रोज सुबह शाम केवल टमाटर ही खिलाओ है तो चलेगा भी, सारी सब्जियां चाहिए, सारे रंग चाहिए। और भारत एक ऐसी भूमि है, यहाँ रविदास हुए, नानक हुए, कबीर हुए, भगत सिंह हुए, अंबेडकर हुए, पेरियार हुए, फूले हुए, सूफी संतों की भूमि रही है, राइट। तो इतना आसान नहीं है कुछ 8, 10, 12 सालों के अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग सत्ता पर आकर इतनी लंबी ट्रेडिशंस को ओवरनाइट खत्म कर देंगे। ये उनके वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है, तो अपनी विरासत को, इन ट्रेडिशंस को समझते हुए उसको बचाना है और अपने व्यक्तिगत लिए भी लड़ना है। तो खुद के रोजगार के लिए भी लड़े और समाज और राष्ट्र के लिए भी लड़े। अब ऐसे ही साथियों, हमारे बीच में से एक ग्राउंड लेवल से जो डेली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं वो भी आज हमारे साथ इस संवाद में हैं। तो अब हम भी उनसे चाहेंगे कि वो कुछ क्वेश्चन पूछें और हमारे वीडियो के अंदर अपना साथ दें।
मेरी एक छोटी सी चिंता है कि जो युवा आज के टाइम में राजनीति से बिल्कुल अलग हो गया है, वो राजनीति को एक बुरी चीज़ की तरह देखता है। राजनीति से कि राजनीति की जो ज़रूरत है उसको वो नहीं समझ रहा कि कितनी ज़रूरत उसको राजनीति की है। उसको वापस कैसे उसको इसकी इम्पोर्टेंस समझाई जाए, कैसे उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए कि आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम राजनीति नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी रोज़मर्रा का जीवन भी नहीं बदलेगा। तो ये कैसे संभव है? मैं नहीं मानता हूँ कि युवा का एक बहुत बड़ा तबका, उतना बड़ा तबका और नहीं है जो राजनीति नहीं समझता। कॉलेज कैंपसेस में भी यूथ है, वो भी लड़ते हैं, इंकलाब करते हैं, रैलियां करते हैं, धरने देते हैं, ज्ञापन देते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म करते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में लड़ाई होती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट्स विंग से उनके डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट होते हैं, उनके युवाओं के साथ संवाद होते हैं। तो इंडिया का युवा और ठीक ठाक पॉलिटिसाइज्ड है। जो लोग नहीं है उनको ये सोचना चाहिए। मैंने कल भी कहा था इंटरेक्शन में कि माचिस की तीली का दाम भी बढ़ता है तो उसमें भी राजनीति है। वो तो राजनीति तय करती है ना कि खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती होगी कि नहीं होगी। अभी हम बैठे जयपुर में, तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को सरकार सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी राजनीति तय करती है। तो राजनीति से तो आप कैसे बच पाओगे? राजनीति में तो आपको शरीक होना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपका, हमका, सबका और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना, प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, यही लोकतंत्र की गाड़ी को ऑयलिंग का काम करता है। तो जो भी राजनीति से परहेज रखते हैं तो उनको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि विद्यार्थियों राजनीति, भगत सिंह का ये निबंध जरूर पढ़िए। आप नेट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। उसमें भगत सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है। उनका एक प्रकार से यही कहना है, मैं कल भी शेयर किया था, कि विद्यार्थियों को, युवा वर्ग को राजनीति से दूर रखना, ये भी एक राजनीति है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ताकि सभी पुराने लोग, उनकी एक प्रकार से उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो हेगेमनी है, वो भी बनी रहे और स्टूडेंट्स को, युवा साथियों को दूर रखा जाए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को, युवा साथियों को राजनीति में आना ही चाहिए। और ये आपका मुल्क है, ये हम सबकी दुनिया है, हम सबका देश है और हम सबको साथ में मिलकर बदलना है, साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना है। अब हमारे बीच में जयपुर से एक और वकील हैं जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और केस भी लड़ते हैं। तो हम उनसे चाहेंगे कि वो कुछ ऐसी दलीलें यहाँ पेश करें जिसके जवाब दे पाएं। नमस्कार सर। सर, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी अपनी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक गए थे, जम्मू कश्मीर तक। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो सर, नई सोच, युवा जोश, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे वाला? आप ऑलरेडी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कोई भी नेता दुनिया के किसी भी कोने में इतनी बड़ी लंबी पैदल यात्रा करे, इतना जबरदस्त जनसंपर्क करे, तो सवाल ही नहीं बनता कि उसका इम्पैक्ट ना हो। और राहुल जी जिस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, तो जो भी उनको मिलता है वो महसूस कर पाता है कि इस इंसान के अंदर क्या पड़ा है। उनकी जो जेन्युइननेस है वो झलकती है। तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं मानता हूं कि हम तमाम साथियों को उनसे इंस्पायर, यदि हम ट्रूली इंस्पायर्ड है, तो यदि वो 4000 किलोमीटर चले तो बेरोजगारी के सवाल या किसी कोज को लेकर हम लोग उसका 10%, 400 किलोमीटर क्यों ना चले, राइट। मैं बहुत से युवा साथियों को देखता हूँ संगठन में कोई पद की डिमांड को लेकर आते हैं, कुछ टिकट की डिमांड को लेकर आते हैं। वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, हम सब राजनीति में है तो पार्टी में, संगठन में अच्छे पोजीशंस चाहिए, किसको नहीं चाहिए, और टिकट भी चाहिए। कोई एमपी बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, मिनिस्टर बनना चाहता है, बिल्कुल होना ही चाहिए वो। लेकिन आपको यदि लगे कि आप डिजर्व करते हैं और आपको वो पद नहीं मिला या टिकट नहीं मिला, तो कुछ वक्त के लिए उसको भूल जाइए, जनता के बीच में अपने आप को अनलिश कर दीजिए। जनता ही आपको निखारेगी, जनता ही आपको बनाएगी। नेता आपको तो जनता तैयार करती है। तो आप कोई एक मुद्दा पकड़कर
चलिए पूरे पैदल यात्रा 1000 किलोमीटर की यात्रा आप करिए। अब मुझे बताइए कि भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी एक युवा 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसका राजनीतिक जमीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ही बनेगा, राइट। तो ये बड़े नेता है, मैं उनका कुर्ता पकड़कर उनके आगे पीछे घूमूं, उसमें 8 10 12 15 साल निकालूं, यार वो मत करो। आपके स्टेट का, आपका खुद का जिला, आपका तहसील, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ लो, 100 150 गांव हो गए, चलो पूरा पैदल, जनता को मिलो, उनको, उनसे, उनके साथ, उनके बीच बैठो, उनके कल्चर को समझो, उसके इतिहास को समझो, उनसे डायलॉग करो, क्या उनके सवाल है, और उसको समझते हुए फिर उस मुद्दे पर एक मूवमेंट खड़ी करो। तो क्यों आपकी राजनीतिक जमीन नहीं बनेगी? ये मैं मानता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए यार। जवान 25 30 35 40 साल के लोग 500 किलोमीटर चले नहीं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल सकते, हम 400 किलोमीटर नहीं चल सकते। तो वो डेफिनेटली हमको को करना चाहिए, और उससे आपका राजनीतिक जमीन तैयार होगा ही होगा। लेकिन मुझे टिकट मिले या पार्टी में अच्छा पोजीशन मिले, उसके लिए यात्रा करनी वो एक बात है, और जनता को न्याय मिले उसके लिए यात्रा करनी वो दूसरी बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ का सत्याग्रह राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए नहीं किया था, छुआछूत को खत्म करने के लिए किया था। अंग्रेज सल्तनत को एक चैलेंज देने के लिए गांधी जी ने दांडी का कुछ किया था, राइट। हम लोगों ने भी गुजरात में अहमदाबाद से ऊना का 400 किलोमीटर का यात्रा किया। जब ऊना कांड हुआ, जब 4 दलितों को गाड़ी के साथ बांधकर बेरहमी से उनको पीटा गया, तो इस प्रकार की कोस के लिए हमको यात्रा करनी चाहिए। कोई बेरोजगारी के जब तक मान के चले मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है इतने सालों से, वहां के 100 युवा पूरे मध्य प्रदेश में पैदल यात्रा करेंगे। जब तक खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं होगी, हम लोग पूरा मध्य प्रदेश छान मारेंगे। तो ये किसी कॉज के लिए आप निकले हो, अपने खुद के टिकट के लिए यात्रा करना वो एक बात है, और जनता के हित के लिए यात्रा करना वो दूसरी बात है। तो इस बारे में सोचना चाहिए। और बहुत आपको, आपके होने के कारण किसानों को न्याय मिले, मजदूरों को न्याय मिले, आदिवासी को, महिला को, दलित को, डीएनटी को, कमजोर व्यक्ति को, ये चीज आपको एक्साइट करनी चाहिए, राइट। ये एमएलए का पद वो बहुत कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होनी चाहिए। संगठन में कोई पोजीशन मिल जाएगी तो यार बहुत छोटी मोटी चीज है ना, राइट। आपके कारण 5 लाख लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे हो, दैट शुड बी एक्साइटिंग। ये इस बात की आपको, इस बात का लालच होना चाहिए। एमपी एमएलए बन जाओ वो तो बहुत छोटी चीज है। तो इस दिशा में सोचना चाहिए। और कौन से मुद्दे आपको स्पर्श करते हैं, थोड़ा गहराई से अपने आप से डायलॉग करिए। आराम से बैठकर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टेरेस पे किसी कोने में जाकर डायरी लिखिए कि सचमुच में क्यों राजनीति में हूं, मैं क्यों सार्वजनिक जीवन में हूं, क्या मुझे एमपी एमएलए बनना है या मैं कुछ बदलाव चाहता हूं। तो अंदर से जवाब आएगा। तो पहली वाली जो बात है एमपी एमएलए बनने वाली, वो इट इज नॉट एक्साइटिंग। ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। पूरा जीवन किसी युवा का 15 20 25 साल का राजनीति एक विधायक बनने के चक्कर में, यार बड़ा छोटा ख्वाब है यार, बड़ा छोटा ख्वाब है यार। कोई बड़ी, कोई इंकलाब करने का मूड बनाओ यार। जी सर, बस हम अब आपके 5 मिनट और लेंगे, फिर हम हमारे इस वीडियो संवाद को ख़त्म करेंगे। तो हमारे बीच में ऐसे ही एक दातारामगढ़ से एक और युवा हैं जो अपना एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो फिर हम हमारे इस संवाद को ख़त्म करेंगे। तो मैं माइक आपको देता हूँ, आप पूछें। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे 3 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें। एक तो आपने अभी बताया कि हम युवाओं को कैसे राजनीति में एक्टिव कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। उस बारे में मेरा जहाँ तक सोच है, जहाँ तक मुझे पता है, कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को रोको मत राजनीति में जाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये, कोई बच्चा अगर राजनीति में जाना भी चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसको वहीं दबा देते हैं कि नहीं, अच्छी चीज नहीं है, गलत है, आप कुछ हो जाएगा। डरते हैं पेरेंट्स, एक्चुअल में डरते हैं। तो उनका डर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है, जो ये धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान, ये जब से मैं लगभग मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट आई है, तब से होने लगी है, मेरी जहाँ तक सोच है।
उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, जहां तक मैं पढ़ने वाली उम्र में हुआ था, समझदार हुआ था उसमें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो हिंदू धर्म की राजनीति होती है और मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़ाया जाता है, इससे बचने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और जनता को क्या क्या। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपने कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर सबको जागरूक करें, हम एक उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके अंदर हम काम करें और वो डेवलप होने से हमारा हिंदुस्तान और उनके बच्चे या फ्यूचर हिंदुस्तान का डेवलप हो सकता है? मैं पहली बात तो पेरेंट्स से जहां पर भी मुमकिन हो डायलॉग करना ही चाहिए, लेकिन वो आप कैसे करेंगे? युवा वर्ग से जहां पर डायलॉग मुमकिन है उनसे करिए, उनका ओरिएंटेशन करिए कि राजनीति में क्यों आना चाहिए, कोई आप बदलाव चाहते हो, यदि आपको अपने जीवन से संतुष्टि है, राइट, आपको लग रहा है कि ये देश और दुनिया सब ठीक चल रहा है, तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं तो अनकंफर्टेबल हूं, 20-20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित है, 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब ना हो तभी तो कुपोषित है वो बच्चा। यदि आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप किस प्रकार के इंसान हो, कैसे नागरिक हो? आपकी परवरिश में कोई कमी रहेगी, आपके एजुकेशन का क्या मतलब रहा? फिर आप कितना भी डिग्री लेकर घूम रहे हो, यदि ये मुद्दा आपको टच नहीं कर रहा है, राइट? तो ये डायलॉग पेरेंट्स के साथ तो करना ही चाहिए, लेकिन युवा साथी को साथ ज्यादा करो। दूसरा, खुद इंस्पायर करो, ऐसा आप कुछ करो कि आपकी मुहिम में, आपके कैंपेन में लोग आए, राइट? डायलॉग करना, बात करना एक बात है, खुद एक्शन में लग जाओ। अभी अब राजस्थान के जयपुर में बैठे, जयपुर का कोई भी एक इलाका पकड़कर, कोई भी एक मुद्दा पकड़ पर आप काम पे लग जाओ, आपकी वो काम की खुशबू फैलेगी ही फैलेगी, और उसको देखकर 4 लोग उस दिशा में ग्रेविटेट हो गए, आपकी ओर आकर्षित हो गए, वो आपसे इंस्पायर हो गए। तो 2000 युवा को कहीं किसी ऑडिटोरियम में जमा करके डायलॉग करना वो एक बात है, लेकिन कोई ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना जिसमें 2000 लोग खुद आए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो वो और भी बेहतर तरीका है। जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं, युवा मांगे रोजगार ऐसे बैनर के तले, राइट, आप मोदी जी के खिलाफ एक मोर्चा निकालिए। आप हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 9 साल हो गए, कहां है 18 करोड़ रोजगार? तो लोग ग्रेविटेट हो गए, तो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, और वो मूवमेंट से डेफिनेटली इंस्पायर होते हैं। जब कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो लोग स्वयं वो आते हैं। आपका जो काडर है, आप पहले से जिनको पहचानते हैं, उसके अलावा भी जिनको अपने जीवन में कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से लोग निकल कर आते हैं, राइट? आपने कभी नहीं वो चेहरों को कभी नहीं देखा होगा। क्यों आते हैं? वो मोटिवेट होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, वो ग्रेविटेट होते हैं। तो एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए। और दूसरा जो आपका सवाल था कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, देखिए, हिंदू मुसलमान का राजनीति एक लंबे अरसे से चल रहा है। इस देश के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि यार, अमित शाह का बेटा वो तलवार और त्रिशूल लेकर बजरंग दल का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनता है? उसको तो आप बीसीसीआई का चेयरमैन बनाते हो। ये बड़े बड़े भाजपा आरएसएस के जो मंत्री हैं, उनका बेटा या बेटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, आपको तलवार और त्रिशूल दे रहे हो, तो क्या हमारा फ्यूचर वहां पर है? दूसरी बात, कोई भी ऐसा धर्म है जो आपस में लड़वाने की बात कर रहा हो? आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसकी तो फिलोसॉफी है वसुदेव कुटुंबकम। तो एक तरफ आप वसुदेव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, और दूसरी तरफ किसी कौम के खिलाफ इतने गंदे कमेंट पास करें, उनके खिलाफ एक जनता के वर्ग को तलवार त्रिशूल लेकर तैयार करें। ये नफरत की राजनीति कहां ले जाएगी? और नफरत की राजनीति जब सड़क पे, गांव के मोहल्ले में पहुंचती है, तो कोई नेता का बेटा या बेटी नहीं मरती, इस बात को याद रखना पड़ेगा। मरता है आम इंसान, गरीब, मजदूर और कमजोर। दूसरी तरफ यह भी समझना है, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने की जो राजनीति है, वो किसी के हित में है? किसके हित में है? भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, जो सारी जमीनों के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, धन दौलत के ऊपर कब्जा करके बैठा है, वो लगातार लूटे जा रहा है। कोरोना के पीरियड में 1800 गुना
आपके पास यदि 5 लाख था कोरोना, जिस दिन पहला कोरोना की पहली लहर आई, उस दिन यदि आपके पास 5 लाख था, तो क्या वो 2 साल के अंदर 10 लाख हो गया? किसी का भी नहीं हुआ है। तो अदानी का दुगुना, 4 गुना, 40 गुना नहीं, 1800 गुना उसका संपत्ति बढ़ा। आज उसके पास कुछ 8-10 लाख करोड़ है। तो कहां से आए? कौन सा पावड़ा उसने मारा है? कौन सी केमिकल की फैक्ट्री में गया है? कौन सी ईंटों के भट्ठों में गया है? कौन सी कंस्ट्रक्शन की साइड पे वो चढ़ा है? ये धन उसके पास आया कहां से? ये लूट का पैसा है। तो जब पूंजीपति वर्ग लूट चलाती है और जो सरकार उस लूट के समर्थन में खड़ी रहती है, उस सरकार को, सरकार की मशीनरी को और उन लूटने वाले पूंजीपतियों को यह पता रहता है कि जनता में से एक विद्रोह तो खड़ा होगा। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस लूट पर चद्दर डालने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। तो हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, इन सारे धर्मों में आस्था रखने वाला जो मजदूर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो कहीं रिवोल्ट न कर दे, वो कहीं विद्रोह न खड़ा कर दे, वो इंकलाब न कर दे, उसी कारण उसको धर्म की राजनीति में उलझाया जाता है। तो यहां रैप अप करेंगे सर? नहीं, बस एक क्वेश्चन मेरा रह गया जी। मेरा एक क्वेश्चन रह गया, मैं आपसे पूछता हूँ, वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे से और भी युवा पूछते हैं ये चीज़ कि आप निर्दलीय विधायक थे पहले, उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, तो एक तो वो आपकी क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की, और जो युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है वो अपना क्या मोटिव लेकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता तो सभी ने अच्छा काम किया अपने समय में, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, इतनी बड़ी पार्टी और इतनी पुरानी पार्टी जब इतने साल सत्ता में रही हो, तो कभी कोई गलतियां न की हो, कभी कोई कमजोरी न रही हो, यह कहना गलत होगा। मैं उस बात का बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी उसका स्वीकार करती है। राहुल गांधी तो खुलकर कहते हैं कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी इंपोज किया वो गलत डिसीजन था, तो कहते ईमानदारी से। इन सब मर्यादाओं के बावजूद कांग्रेस में लोगों के लिए लड़ने की, काम करने की जबरदस्त स्पेस है। आओ और इस स्पेस को पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करो, इस स्पेस को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बतौर एक्टिविस्ट यदि 5000 लोगों के जीवन को इंपैक्ट कर पाता था, तो मैं जब निर्दलीय विधायक बना तो शायद मेरा इंपैक्ट उससे 4 गुना बढ़ा। अभी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं और बड़ी लंबी राजनीति कर पाऊं, तो वो इंपैक्ट और भी लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच सकता है। तो एक ही जीवन है, और इस जीवन काल में यदि मैं 500 लोगों के जीवन को इंपैक्ट कर सकता हूं, तो ये तरीका, ये प्लेटफॉर्म क्यों ना निकालो जिससे 5 लाख लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करूं। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा, राहुल जी के साथ मेरे जो भी संवाद हुए, जो उनके साथ 1-to-1 डायलॉग्स हुए, मैं उनकी आइडियोलॉजी और अपनी आइडियोलॉजी में एक बहुत हार्मनी पाया। राइट, एक प्रगतिशील विचारधारा के, एक लिबरल माइंडेड, जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, सचमुच मुल्क के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। माइनॉरिटीज हो, महिला हो, डीएनटीज हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लोग जो आज पूंजीपतियों के हथौड़े का शिकार बने, इन सारे लोगों के लिए कुछ करने की एक डीप और जेन्युइन चाहत और कंसर्न मैंने उनके अंदर देखी है। तो ये भी एक फैक्टर रहा मुझे कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए। और अब तमाम साथियों को मैं यही कहूंगा कि हर रोज हमारे कारण कितने लोगों के जीवन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, ये डेली हमें अपने आप को पूछना है। ये करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का आगे का रास्ता खुलेगा और हम लोग सब बेहतर करेंगे। चैलेंज बड़ा है। आरएसएस और बीजेपी एक बहुत ही खतरनाक फोर्स के तौर पे इस देश में उभरे हैं। उनकी एक ही मंशा है कि समाज को लगातार हिंदू मुसलमान पे बांटो, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को और भी मजबूत करो और पूंजीपतियों की चाकरी करो। तो उसके खिलाफ हम सभी लोगों को लामबंद होना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर अभी जो इंडिया प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। नाम भी बड़ा कैची है और मुझे लगता है कि भारत के लोग इंडिया नाम को, भारत नाम दोनों को स्वीकार करेंगे और 2024 में मुझे लगता है कि
इन संघियों की घर वापसी होगी। ठीक है, जिन्होंने मुल्क को तोड़ने की बहुत कोशिश की उनकी तो घर वापसी करवाएंगे। उसके लिए आपको हम सबको लड़ना पड़ेगा और उसका पहला पड़ाव ये है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में बढ़िया नतीजा आए और राजस्थान में बैठे तो आपका तो नारा है राजस्थान में, पधारो हमारे देश, तो आपके देश में आए, आप लगभग